हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे जो अभी आपका दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड कि किस तरह का एग्ज़ाम आपका पेपर 2 लेबर लॉज का रहा है ना। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, है ना। और जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी मैं एक अलग से पेड कोर्स में, है ना, अनस्टॉपेबल एजुकेशन ऐप के ऊपर क्लासेस लेता हूँ। तो उन क्लासेस से कितना कंटेंट पूछा गया, है ना, उन नोट्स से कितनी क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिले, है ना। और तो ये सब चीज़ें जो है वो आज हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। PYQ एनालिसिस ऑफ दिसंबर 2023 फॉर द सब्जेक्ट लेबर लॉस, एंड दिस इज़ मी शुभम शर्मा। देखो, मैंने कुछ एक क्लासिफिकेशन की है क्वेश्चंस को लेके, है ना, कि कुछ लाइक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें कि आप सिंपल कॉमन सेंस लगा के भी जो है वो उनके आंसर्स देख सकते थे, उनके लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको कि आप सिंपली कॉमन सेंस का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इस तरह के कितने क्वेश्चंस थे। बाद में लास्ट में मैंने एक प्रॉपर एक एनालिसिस किया हुआ है ना, एक टेबल की फॉर्म में। मैंने आपको ये बताऊंगा एंड में कि कितने क्वेश्चंस थे जो कि कॉमन सेंस से सॉल्व किए जा सकते थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि जो जो भी बच्चा MBA करता है, जो भी बच्चा मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ता है, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट के होते हैं, है ना, वहाँ से थे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट का नॉलेज है, वो वहाँ से आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता था, है ना। तो ये भी इस तरह के भी जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो कि आप वहाँ कहीं पर लिखे नहीं होते हैं, बट इट इज़ अंडरस्टूड अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, है ना। तो वो वाले क्वेश्चंस भी थे। और ऐसे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली जो है वो आपको प्रॉपर जैसे नोट्स में लिखा है सामने और वहाँ से पूछे गए हैं, क्लास नोट्स में जो भी मैं करवा रहा हूँ, है ना, जो भी मैंने क्लासेस अभी ली हैं या जो भी अभी क्लासेस में करवाऊँगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे और प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने क्लास में नहीं करवाए थे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं था, जैसे एज यू नो कि पेपर 2 में आपके पास, है ना, 100 क्वेश्चंस होते हैं। उन 100 में से 10 क्वेश्चंस जो है वो कौन से होते हैं, जो कि होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, है ना। और जो 90 क्वेश्चंस हैं वो आपके पास होते हैं लेबर लॉज से, राइट। तो इन 90 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस जो है वो क्लास से पूछे गए, कितने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, है ना, नॉट आस्क्ड फ्रॉम क्लास नोट्स, है ना, जो कि क्लास नोट से नहीं आए, है ना। तो वो भी हम बात करेंगे, राइट। तो फ्यूचर में हमारे लिए जो भी नेक्स्ट अभी जून 2024 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमें ये आइडिया लग जाएगा कि अब हमने जो टॉपिक्स छोड़े थे, है ना, या जिन टॉपिक्स को हमने पहले ही ख़त्म कर दिया था, तो हमें उनको भी जो है वो उतनी ही डेप्थ में कवर करना होगा, उतने ही एक्सटेंसिव वे में कवर करना होगा, राइट। तो बस यही चीज़ें हम आज थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन था, है ना, लेट मी यस, जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिसीज़ और पर्टिकुलर्स। अब ये ऑक्यूपेशनल डिसीज़ आपको वैसे फैक्ट्रीज एक्ट में देखने को मिलता है ना, कि वहाँ पे जो है वो ये इस तरह के डिसीजेज जो है वो वहाँ पे होती हैं, राइट। बट, है ना, बट अब ये जो क्वेश्चन था ये क्या था कि ये कौन सी डिसीज़ है और इसका ये डिस्क्रिप्शन क्या है ना। तो ये क्वेश्चन था जो कि आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे, है ना। अगर आपको सिंपल एक कॉमन सेंस अगर आप लगाते तो उससे सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकोसिस क्या होता है, काउज्ड बाय इनहेलिंग डस्ट कंटेनिंग सिलिका के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनसे जो आपको डिसीज होती है उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। तो बी का थर्ड जो है वो ऑप्शन जहाँ भी होगा दैट विल बी योर राइट ऑप्शन। तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ में से जो है वो ऑप्शन होगा, अगर आप इसको देखो तो ए का फोर्थ ऑटोमेटिकली ही आ गया, ए का फोर्थ। एंथ्रेक्स मतलब होता है डिसीज ऑफ एनिमल्स, सो इट इज़ अ डिसीज ऑफ एनिमल्स, राइट। अब सी का क्या है, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस क्या है, इट इज़ अ मेकिंग ऑफ एस्बेस्टोस मैट्रिसेस। इससे जो डिसीज होती है, सॉरी, इसको बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। तो सी का आ जाएगा सेकंड, है ना। तो यहाँ से थर्ड इज द राइट ऑप्शन। कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, है ना। नो यू कैन इमेजिन कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं थी, कोई कोचिंग क्लास की लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसको सिंपली आप दिस कॉमन सेंस का यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो एज आई सेड कि इसमें सिर्फ कॉमन सेंस की ज़रूरत थी। जैसे एक क्वेश्चन था, है ना, कि टॉप मैनेजमेंट ऑफ MNCs, है ना। आप हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टॉप भी करते हैं MNCs में। वहाँ से बेसिकली ये क्वेश्चन था कि जब जो नेशनल सब्सिडरीज होती हैं वो अपनी पोस्ट को होस्ट कंट्री नेशनल के थ्रू भरती हैं, उस केस में जो है वो उस एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं, इथनोसेंट्रिक बोलते हैं, रीजियोसेंट्रिक बोलते हैं, जियोसेंट्रिक बोलते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली इसका आंसर था पॉलीसेंट्रिक, है ना। तो जब भी क्या होता है आपकी MNC है ना, MNCs का मतलब क्या है कि उसकी होस्ट कंट्री है और एक पेरेंट कंट्री है ना। पेरेंट कंट्री जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, राइट, और होस्ट कंट्री जहाँ पे उसके बिजनेस ऑपरेशंस है।
है ना। तो जब होस्ट कंट्री में जो उसकी कंपनीज उसकी ब्रांचेस हैं, वहाँ पे जो मैनेजमेंट पोजीशंस है, जब आप उसी कंट्री के नेशनल से भरते हो, उस अप्रोच को बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक। और इफ़ अगर आप जो है वो चाहे होस्ट कंट्री है चाहे पेरेंट कंट्री है, जब आप पेरेंट कंट्री नेशनल्स को ही हर पोजीशन पे भरते हो, उसको बोलते हैं इथनोसेंट्रिक, है ना। तो यही क्वेश्चन था, तो मैंने ये क्लास में करवाया था। 4 अप्रोचेस होती हैं स्टाफिंग की इन दी इंटरनेशनल बिजनेसेस, तो मैंने यहाँ कहा था पॉलीसेंट्रिक, है ना। पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, जब आप होस्ट कंट्री नेशनल्स को, है ना, सब्सिडरीज में जो है वो वहाँ पे सब्सिडरीज कंपनीज में जो है वो भरते हो, उसके बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास में से था, है ना। जैसे ये क्वेश्चन था, इन एन इनकम लेजर डायग्राम द वेज रेट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय। अब वैसे तो मैंने क्लास में करवाया था ये, है ना, ये क्लास में मैंने करवाया था। ऑल दो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट अगर आपने क्लास में सुना होगा ध्यान से, तब मैंने इनडायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन वहीं क्लास में से था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास, है ना। तो इसका आंसर क्या है, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो अगर आप इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, अगर आपको ये भी पता है ना, तब भी आप एलिमिनेट कर सकते थे इन सभी ऑप्शंस को, और थर्ड इज द राइट ऑप्शन, राइट। फिर इसके अलावा जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथ से एक क्वेश्चन था, बहुत इजी, बहुत कॉमन क्वेश्चन था, है ना, कि विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ अनकॉमनली। ये सब इसी क्वेश्चन में ये हिंट था, इस स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन था, इसमें ये जो अनकॉमनली गुड और अनकॉमनली जो बिहेवियर है ना, जब आप उसको रिव्यू करते हो, उसका रिकॉर्ड रखते हो, है ना, और जब आप उस अनकॉमनली, है ना, अनडिजायरेबल बिहेवियर के बारे में उस इम्प्लाई से रेगुलरली सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में बात करते हो, उसको बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, नाम ही बता रहा है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये कॉमन स्टेटमेंट थी, है ना। इसी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा। अदरवाइज बाकी सभी में जो है वो आप सिर्फ परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ों को लेके बात करते हो, डिस्कस करते हो, है ना। तो ये भी एक क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन था, है ना। देन जैसे कि ये क्वेश्चन था, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन कि ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या है ना। अब ये एक क्वेश्चन था जो कि मैंने क्लास में नहीं करवाया था, इन द सेंस कि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, है ना, इस एक्ट में से, और ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने नहीं करवाया था, जो कि इस बार पूछ लिया है। सो दैट मीन्स, राइट। तो अब नेक्स्ट जो अच्छा एक और चीज़ अगर मैं आपको अभी बता दूं, राइट, ऑलरेडी जो है वो देर आर पेड क्लासेस, है ना, जहाँ पे मैं जो है वो हर एक चीज़, चाहे आपकी जितना भी क्लासेस हैं, जितना भी लेक्चर्स हैं, है ना, कंटेंट है उनसे रिलेटेड हो, या आपके PYQ एनालिसिस हो, या आपके मॉक क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं, है ना, इन केस बीच में लाइव सेशंस भी जो है वो, जितने भी डाउट सेशन होते हैं, सॉरी, वो भी चलते हैं, राइट। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को, है ना, कोई भी डाउट हो प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, है ना, तो यू कैन कॉल मी ऑन नंबर 8988 337742, और यू कैन इवन मेल मी शुभम एजुकेशन 55@gmail.com, है ना। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या फिर इस मेल पे जो है वो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो, या इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। तो जो भी चीज़ें हैं, है ना, ऑलरेडी जो पेड क्लासेस हैं वहाँ पे मेरी एश्योरेंस ये रहती है कि आपको उन क्लासेस को पढ़ने के बाद, है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड आई विल शो यू कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो उन क्लासेस से पूछे गए थे, जो भी मैंने अभी करवाया, है ना। तो इन क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, राइट। तो जितने भी अभी क्लासेस लेक्चर्स हुए वो रिकॉर्डेड मिलेंगे, प्लस आगे जितने भी लाइव सेशंस होंगे, जितने भी एड ऑन्स होंगे, वो सब चीज़ें जो है वो आपको उसमें मिलेंगी, है ना। जितने भी मॉक क्वेश्चंस होंगे, प्लस एक और चीज़ जो भी मैं इस बार एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, वो मैं अभी एंड में आपको बताऊँगा, राइट। तो ये था। अब ये वाला चीज़ जो है वो अभी जो है वो मुझे ऐड ऑन करवानी है इस एक्ट को फिर से करवा के, ताकि जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो भी आप इस बार जो है वो कवर अप कर पाएँ, राइट। तो ये वहाँ से क्वेश्चन था जो कि हमने अभी नहीं कवर किया था। इन द नेक्स्ट क्लासेस जो है वो हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, इस सेक्शन को भी कवर करेंगे। खैर, जैसे ये क्वेश्चन था, अब ये एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ भी आपको बेसिक अवेयरनेस की ज़रूरत है ना। ये कोई मैनेजमेंट से क्वेश्चन नहीं था, है ना। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि आप इंटेलिजेंट गेस लगा के इसको कर सकते थे, राइट, है ना। जैसे कि इसमें कहा गया था कि मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेजेस क्या क्या है, मार्जिनल नेट प्रोडक्ट ऑफ लेबर, कंपटीशन एंड रिलेटिव बार्गेनिंग पावर। सही बात है, अगर आपने सिंपल मेरी सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था, है ना, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, वहाँ से आप इसको इजीली समझ सकते थे कि ये चीज़ें हैं जो कि मेन डिटर्मिनेंट होते हैं वेजेस जो होती हैं अपने लेबर की, अपने एम्प्लॉइज़ की, है ना। और उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ दी है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और बार्गेनिंग थ्योरी आर द मेन रीजंस। तो ये सही बात है ना। दिस इज द फर्स्ट शुड बी द राइट ऑप्शन,
है ना। तो इसमें आपको अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है मेरी क्लास को सुन के, है ना, तो आप इसको इजीली गैस लगा के सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि 1993 में तक कितनी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी इसमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, है ना। तो ये मैंने देखो क्लास में, ये क्लास का स्क्रीनशॉट है ना। तो क्लास में मैंने कहा था कि 1933 में एक तो AITUC जो कि ऑलरेडी थी ही थी, RTUC जो कि 1931 में बनी थी ये भी थी, प्लस जो कि 1930 में ITUF बनी थी, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, वो इसके साथ मर्ज कर गई थी नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर में 1933 में, और इसने बना दिया था नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, है ना। तो इसका मतलब 1933 में AITUC तो था ही था, RTUC भी था, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1933 में बनी थी, और यही हमसे पूछा गया था। जबकि ITUF जो है वो मर्ज कर गया था किसके साथ, ये NFL के साथ मर्ज किया गया था, तभी जो है वो ये बना था NTUF। तो ये सब क्लास में मैंने ऑलरेडी करवा रखा था, एंड दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द क्लास, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि थर्ड डायमेंशन ऑफ रेडिन्स थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप क्या है, तो ये भी बहुत, है ना, क्लास में देखो मैंने इसी वर्ड को हाईलाइट भी किया था। जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी क्लास लेते हैं उन्होंने वो देख सकते हैं कि उनको जो मैंने नोट्स दिए हैं उनमें मैंने इफेक्टिवनेस को हाईलाइट कर रखा था ऑलरेडी, राइट। तो यही एक चीज़ है जो कि एक एक्सपीरियंस, जो टीचर होता है उसका एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर जब वो बोलता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो उस चीज़ को आपको सीरियसली लेना चाहिए, है ना। यही चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं एग्जाम को बहुत जल्दी और बहुत ईजिली क्रैक करने के लिए। अब ऐसा नहीं है, आप खुद भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। मैं नहीं बोलता कि सभी के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनको कम टाइम में, है ना, एंड दे आर एवरेज स्टूडेंट्स, उनके लिए कोचिंग आई बिलीव कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, कि ये कौन ऑथर हैं और इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी, है ना। तो अगर आपको एक भी ऑप्शन इसमें से पता है, मान लो जैसे कि मैंने ये क्लास में दीज आर क्लास नोट्स, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ट्रेड यूनियनिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये किसने दी थी बुक लिखी थी, हॉक्जी ने। तो हॉक्जी ने ट्रेड यूनियनिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सी का फोर्थ देखो एक में ही है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो भी आप उसको उससे राइट आंसर में पहुंच सकते थे। ये देखो क्लास में मैंने करवाया, मार्क्सियन ने कौन सी लिखी थी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, है ना, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, ए का सेकंड। तो इस तरह से जो है वो ये हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लास में करवाए हुए थे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ MNCs एज आइडेंटिफाइड बाय एल्डर एंड फ्रॉम फेज 1। अब देखो कि जब भी कोई MNC बनती है तो कैसे वो एक MNC बनती है, उनके फेजेस क्या हैं। ऑब्वियसली वो सबसे पहले डोमेस्टिक होगी, तो ये देखो क्लास का नोट्स है, प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, ये क्लास की स्क्रीनशॉट है। मैंने कहा था सबसे पहले कोई कंपनी होती है डोमेस्टिक होती है, फिर वो इंटरनेशनल बनती है, फिर वो मल्टीनेशनल बनती है, फिर वो ग्लोबल बनती है, और फिर वो ट्रांसनेशनल बनती है। दीज आर द स्क्रीनशॉट्स ऑफ क्लास। अब खुद सोचो कि जैसे जैसे मैंने क्लास में बताया था कि दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वही जो है वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। वट आर द रोल्स ऑफ इंस्पेक्टर्स, है ना, ये पूछे गए थे। ये डिफरेंट क्लासेस में मैंने हर डिफरेंट प्लेसेस पे बताया हुआ है कि रोल्स क्या होते हैं इंस्पेक्टर के, तो ये भी आप इजीली उसको कर सकते थे, राइट। फिर जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, कि इसको जो है वो आप सीक्वेंस में लगाओ, जब भी कोई एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो ऑब्वियसली ये मैंने क्लास में करवाया था, दिस इज अ स्क्रीनशॉट, है ना, ये एक्चुअली यूट्यूब का स्क्रीनशॉट है ना। एज यू नो कि स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे करवाई गई थी ऑब्वियसली, बट जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता गया, राइट, और मुझे लगा कि बच्चों को, है ना, एक अलग से रेगुलर अपडेट्स किसी भी कंटेंट से रिलेटेड ये सब चीज़ें देना ज़रूरी है ना, नोट्स देना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है वो अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया। क्यों ये प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों पेड कोर्सेज लाने की ज़रूरत पड़ी, ये ऑलरेडी मैं पहले एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। तो ये भी जो है वो क्लास से क्वेश्चंस था, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, है ना। तो इसका आंसर डायरेक्टली था ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब मैंने क्लास में देखो, दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ अगेन क्लासरूम, ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में देखो मैंने क्या कहा है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, डायरेक्ट आंसर, ठीक है, मानते हो, क्लियर। अब जैसे ये था HRD फ्रेमवर्क, और उसके किसको ऑथर कौन थे इसके, अब इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजिक, HRD स्कोर कार्ड, ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो इसका तो एक तो आपको HRD स्कोर कार्ड किसने दिया था, TV राव ने। सी का तो फर्स्ट होना चाहिए, और सी का फर्स्ट यहाँ है, तो ये भी गया और ये भी गया, है ना। अब मैंने देखो क्लास का, ये देखो क्लास का स्क्रीनशॉट है ये, हाँ। तो इसमें अगर आप देखो कि इंटीग्रेटिव किसने दिया था, यंग एंड बर्मन ने। इंटीग्रेटिव किसने दिया था, यंग एंड बर्मन ने। ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ देखो एक ही है, तो इस फर्स्ट इज द राइट आंसर। हर एक चीज़ मैक्सिमम क्वेश्चंस आई विल शो यू द नंबर, है ना, कि जो कि क्लास से पूछे गए थे,
जो कि क्लासेस में से क्वेश्चंस पूछे गए थे उतना नंबर मैं दूंगा। अब जैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मिनिमम वेज एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, है ना, तो एडवाइजरी कमेटी कौन से एक्ट में बनाई जाती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन से एक्ट में है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कौन से एक्ट में है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कौन से हैं, ये रहे स्क्रीनशॉट। ये चारों जो है वो क्लास में बताए गए थे। राइट, क्लियर। तो ये भी क्लास का स्क्रीनशॉट है। फिर जैसे ये पूछा गया था कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर कब बनाया गया था, अंडर दी विटले चेयरमैनशिप। अगेन राइट आंसर इज 1929। ये क्लास का स्क्रीनशॉट है। देखो, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जिसको कि हम विटले कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, विटले थे, है ना। वो कब बनाया गया था, 1929 में, टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग कंडीशंस ऑन प्लांटेशंस इन इंडिया। देखो, These all are the screenshot from the class. Now this is the question जो कि आप बोल सकते हैं कि जो कि क्लास में नहीं करवाया गया, एक्चुअली इनडायरेक्टली ज़रूर करवाया गया है ये, है ना, बट आपको अगर वैसे देखोगे डायरेक्टली कि वहाँ पे नोट्स में मिल जाए तो शायद नहीं मिलेगा, है ना, अलग जगह मिल सकता है, बट डायरेक्टली एज इट इज़ मैंने क्लास में नहीं बताया था। राइट, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अब नेक्स्ट जो अभी क्लासेस होंगी उसमें इंक्लूड की जाएंगी, है ना, क्योंकि हर बार एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है ना। तो ये एक उसमें से एक क्वेश्चन था जो कि मैंने डायरेक्टली नहीं बताया था। अगर आपने पूरी सीरीज पढ़ी होगी, ट्रेड यूनियन की क्लासेस समझी होंगी, तब आप इसको इंटेलिजेंटली गेस भी कर सकते थे, जिसका आंसर एनएम जोशी था, है ना। तो आप इसको इंटेलिजेंटली गेस भी कर सकते थे। राइट, बट टू बी वेरी, है ना, बट अगर सही बात कही जाए तो मैंने इसको डायरेक्टली एज इट इज़ नहीं कहा था। हाँ, अगर आपने ट्रेड यूनियन मूवमेंट की सारी क्लासेस देखी होंगी तब आप इसको बिल्कुल आराम से गेस कर सकते थे। क्लियर। फिर जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये कौन से आर्टिकल से इंस्पायर्ड है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या था, आर्टिकल 41। अभी देखो मैंने क्लास में, दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम क्लास, है ना, 41, राइट टू वर्क, एजुकेट एंड पब्लिक असिस्टेंस। इसके अलावा जो भी थे 38, 19, 47, है ना, 19 तो आपका ऑब्वियसली स्पीच असेंबली एसोसिएशन वाला था, और बाकी इसके अलावा यहाँ से थे। 38 वेलफेयर है, और 47 जो है वो मैटरनिटी हेल्थ, न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। मैंने वर्ल्ड पीएम, है ना, मैंने याद भी कैसे करना है वो भी क्लास में बताया था। फिर जैसे ये क्वेश्चन था कि एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो है वो सफ़र करती हैं फ्रॉम विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका बहुत सही आंसर था साइक्लिकल। अब देखो, दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम क्लास। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट करवाई थी, उसमें मैंने एक करवाई थी साइक्लिकल। और साइक्लिकल मैंने क्या कहा था कि ये जो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है ये इंडिया में क्या है, नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि दिस वाज फाउंड मोस्टली इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज और एडवांस्ड इकोनॉमीज। और यही क्वेश्चन जो है वो देखो एग्जाम में आ गया था कि एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, द आंसर इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ प्रूफ्स हैं जो कि ये बताते हैं कि क्लासेस में जो क्वेश्चंस करवाए गए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए गए थे, है ना। दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट और दिस इज द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आई वांट यू टू शो, है ना। जैसे अब गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो थी उनका सीक्वेंस पूछ लिया गया था, है ना, कि बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन, वर्क्स कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। अब यहाँ देखो एग्जैक्ट मैंने क्लास में कहा था, और देखो मैंने यहाँ पे ये भी, अगर आप लेफ्ट साइड में देखो, मैंने यहाँ लिखा था कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है मैंने, ऑर्डर। यहाँ क्या लिखा है मैंने, ईयर, कि यहाँ पे ऑर्डर पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है। राइट, तो ये क्वेश्चन जब मैंने यहाँ पे क्लास में कहा था कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इनका ऑर्डर पूछ लिया गया था, देखो। और यही मैंने क्लास में पहले बता दिया था कि आपको ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो बोलने का मतलब यही है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनको कहीं किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, वो डेफिनेटली, है ना, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है ना, इस ऐप को डाउनलोड करके उस कोर्स में एनरोल कर सकता है। तो जो भी जितना भी अभी क्लासेस हुई और आगे जितने भी होने वाली हैं उनको उसको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा, और आराम से जो है वो जून 2024 के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। फिर जैसे टाइप ऑफ इंटरव्यू, ये तो खैर कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ना। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं इसमें से, है ना। अगेन देखो, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेटिंग फैक्टर कौन से हैं, 6 हैं, और मैंने यहाँ के लिखा है क्यू मतलब क्वेश्चन, कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो बता के किया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन, है ना, ऐसी स्ट्राइक जो कि क्या बोलते हैं, बाई द प्रॉपर अथॉरिटी इन द यूनियन एंड इन कन्फर्मिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑथराइज स्ट्राइक बोलते हैं। ये भी मैंने, देखो स्ट्राइक्स क्या होती हैं, कितने टाइप बेसिस के ऊपर आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो, है ना। फिर ऑथराइज स्ट्राइक्स क्या होती हैं, जो कि यूनियन के परमिशन के बाद, कंसेंट के बाद आप करते हो, उसको ऑथराइज स्ट्राइक बोलते हैं। यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम, अब नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि वैसे तो मैंने क्लास में नहीं करवाया था, टू बी वेरी फ्रैंक, बट अगर आपने एमबीए की होगी, अगर आपने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तब आप डेफिनेटली जो है वो इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि लिंकिंग पिन मॉडल ऑफ रेंसेज लिकड किसने दिया था और ये किसके साथ डील करता है। सो बेसिकली डील विद इंटर ग्रुप बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, है ना, ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैनेजमेंट का, है ना। फिर जैसे ये क्वेश्चन था कि इसमें से जो है वो कौन सा बेनिफिट जो है वो कैंटीन फैसिलिटी के साथ डील नहीं करता है ना। अब देखो, मैंने आपको क्लास में बताया था चैप्टर 5 वेलफेयर, जो कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन 42 से 50 तक जो है वो हम वेलफेयर प्रोविजंस पढ़ते हैं, और मैंने आपको याद भी करवाया था कि 42, 43, 44, 45 कैसे याद रखना है ना। और उसमें से कैंटीन वाला कौन सा था, 46, है ना। ठीक, अब यहाँ देखो बोलता है कि कौन सा जो है वो कैंटीन फैसिलिटी के साथ डील नहीं करता है, तो 46 तो करता है, तो मतलब ये तो नहीं होगा, ए भी गया, यहाँ भी गया। अब सी डी और बी डी, डी दोनों में है, तो यहाँ पे मतलब हमें बी और सी में से देखना है। अब अगर आप यहाँ देखो, मान लो प्लांटेशन लेबर एक्ट आपको नहीं पता, ठीक है, छोड़ दो। अब बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन आपको पता है कि मतलब नहीं पढ़ा है आपने प्लांटेशन लेबर एक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, सेक्शन 44 ऑफ फैक्ट्रीज, ये तो आपको पता है कि सेक्शन 44 डील करता है सिटिंग फैसिलिटी के साथ, जबकि ये कैंटीन फैसिलिटी के साथ डील नहीं करता है, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। तो कम इंफॉर्मेशन के साथ भी आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते थे, ये बोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, और हर एक चीज़ आपको क्लास में करवाई गई थी, बोलने का मतलब यही है ना। अब नाउ एक और थोड़ी सी चीज़ जो कि मुझे बताना ज़रूरी है ना, जो कुछ एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे, है ना, ऑब्वियसली अब जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है ना, दे आर वेरी हैप्पी। मतलब उनका तो कहना है कि सर हमने जो 90 क्वेश्चन हैं, है ना, उसमें से हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोर देन 60-70 क्वेश्चन करेक्ट हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बोलना है कि सर अच्छा नहीं हुआ पेपर, पढ़ने के बावजूद भी अच्छा नहीं हुआ, है ना। फिर मैंने एनालिसिस किया कि प्रॉब्लम कहाँ रही, क्योंकि पढ़ाया तो इनको भी वही था, पढ़ाया इनको भी वही था, बट इनका अच्छा पेपर क्यों नहीं हुआ। ऑब्वियसली इसका एक जो आंसर निकल के आया वो यही आया कि या तो इनकी सीरियसनेस कम रही, या किस तरह हाउ टू लर्न, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ रही, है ना, या एक लैक ऑफ मोटिवेशन, ये इनके साथ रहा। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैं इस बैच के साथ अभी जो हम, है ना, अभी जो हम चीज़ें यहाँ से फॉरवर्ड देखेंगे, है ना, उसमें 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। इसमें क्या रहेगा, इसमें मैं ऑन वीकेंड बेसिस, हर वीकेंड पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ पर्सनली बात करूँगा, है ना, उनकी प्रेपरेशन के बारे में जानूंगा, उनके प्रेपरेशन के गोल्स क्या हैं उनके बारे में जानूंगा, उनको कुछ टारगेट्स दूंगा, है ना, ताकि उनके साथ मैं कॉन्टीन्यूसली टच में रहूँ, है ना, और उनको बता सकूँ कि किस तरह इन चीज़ों को पढ़ना है, किस तरह इन चीज़ों को याद रखना है ना, और ताकि वो लगातार मोटिवेटेड रहें पढ़ने के लिए। जो तो ये सोल्यूशन जो है वो मैंने इसके लिए निकाला है, दैट इज़ 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो तो आपका एग्ज़ाम निकले, हर एक बच्चे का एग्ज़ाम निकले, राइट। तो जैसे ये क्वेश्चन था, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, अगेन दिस इज़ अ क्लास नोट्स में से क्वेश्चन था, किस तरह याद रखना है ये भी मैंने करवाया था, है ना। अब जैसे डिसीजनल रोल कौन सा है, अगेन क्लास नोट्स में से डिसीजनल में से कौन कौन से हैं ये मैंने क्लास में करवाए थे, है ना। अगेन ये वाला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट अगर आप इसमें इंटेलिजेंट गेस लगाते तब तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता ही है रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 को बना, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 में बना, है ना। तो ऑब्वियसली जो है वो आपके पास इसमें पूछा है अर्लीस्ट, तो अर्लीस्ट में रॉयल कमीशन ऑन लेबर बी पहले आएगा, डी बाद में आएगा, है ना, पर बी और डी सब में ऐसे ही है ना, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। बट हाँ ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बी और डी ने साथ में दे दिए हैं, और इसके बीच में जैसे बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इन कमेटी और हेल्थ एंड सर्विस डेवलपमेंट कमेटी, इसका तो आप फिर भी बता सकते हो इट इज़ अराउंड 1937, जबकि इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, है ना। तो ये जबकि ये 1943 के आसपास हुआ था, ये कमेटी बनी थी, है ना। तो इसमें आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस अगर आप लगाते तो शायद आप कर सकते थे, बट नो वरीज, अगर आप नहीं भी कर पाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये कुछ ऐसी कमेटी है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, है ना। ये फिर भी ये ऐसी है जो कि आप जिसके बारे में सुनते हो और आपको पता भी होती है ना, ठीक है। तो खैर, अब जैसे सप्लाई ऑफ लेबर, है ना, इसका कर्व सॉरी शेप कैसी होती है ना, इसकी शेप होती है कौन सी, अपवर्ड स्लोप इसकी रहती है
है ना, ये मैंने क्लास में आपको करवाया था, है ना, इसकी डायग्राम भी मैंने आपको बनवाई थी, है ना। फिर चेयरमैनशिप जो थी वर्मा कमेटी, रविंद्र वर्मा कमेटी, उसमें किन 3 लेवल्स पे जो है वो ट्राइपेराइट कमेटी को सजेस्ट किया गया था, है ना। तो इसका था शॉप फ्लोर, प्लांट लेवल और कॉर्पोरेट लेवल, है ना, क्लास में से क्वेश्चन था। नेक्स्ट, है ना, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दैट थिंग। देन इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इकोनॉमिक कॉजेज पूछे हैं, मैरिज इज नॉट द इकोनॉमिक कॉज, मैरिज इज अ सोशल कॉज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट द इकोनॉमिक कॉज, इट इज द सोशल कॉज। तो बी और डी जहां भी ऑप्शन में है वो नहीं होंगे, बी यहाँ है नहीं होगा, डी यहाँ है नहीं होगा, ना बी यहाँ है ना डी यहाँ है, सी इज द राइट ऑप्शन, राइट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर नहीं है, दिस इज द कंप्लीट लिस्ट, है ना, क्लास में बताई थी, कैसे याद रखना है वो भी बताया था, क्लास में से क्वेश्चन था, है ना। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, अब ये कॉमन सेंस बेसिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, अगर आपने एमबीए की है ना, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान, है ना, तो ये भी क्लास में मैंने कहा था, देखो ऐसे एक्सप्लेन किया था, नॉन रेपिटेटिव, रेपिटेटिव, नॉन रेपिटेटिव को ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लान, जिनको कि हम ऐसे प्लान जिनको कि हम एक बार बना के यूज करके खत्म कर देते हैं, फिर से नया प्लान बनाते हैं, है ना। तो उसके अंदर आता था प्रोग्राम और बजट, तो यहाँ पे प्रोग्राम इज द फर्स्ट ऑप्शन, इट इज द राइट ऑप्शन। बाकी प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल्स, ये सब क्या है, दीज आर रेपिटेटिव एक्टिविटीज और स्टैंडिंग प्लान जिनको हम बोलते हैं, ये हर एक चीज़ क्लास में से थी। ह्यूमन पर्सनैलिटी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कि इसमें सिंपल लिख दिया था कि पर्सनैलिटी इंक्लूड एक्सटर्नल अपीयरेंस, भाई नहीं होती। पर्सनैलिटी का मैंने एक ही चीज मतलब बताया था, पर्सनैलिटी मतलब बिहेवियर, आप कैसे एक्ट रिएक्ट करते हो उसी को पर्सनैलिटी बोलते हैं, आपकी अपीयरेंस आपकी पर्सनैलिटी नहीं डिफाइन करती है, जो ऑलरेडी मैं जो है वो क्लास में बता चुका था। अगर आपको ये पता होता तो सी जहाँ भी है उसको डिलीट कर देते, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, है ना। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, अब अगेन इट इज कॉस्टलियर, ये कोई एडवांटेज हो ही नहीं सकता, तो ई जहां भी है डिलीट कर दो, खैर ई तो कहीं नहीं है, ठीक है। ग्रुप थिंक में अकर, अब ग्रुप थिंक एक, इट इज नॉट अ डिसएडवांटेज, इट इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज, है ना। तो ये भी मैंने क्लास में कहा था, है ना, दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम क्लास। ये ग्रुप थिंक क्या होता है, जब आप बहुत सारे लोगों के ओपिनियन में ही अपनी ओपिनियन जोड़ देते हो, ऑल दो आप डिफर भी करते हो, बट फिर भी क्योंकि बहुत सारे लोग एक ओपिनियन दे रहे हैं, आप उसमें हाँ में हाँ मिला देते हो, उसको बोलते हैं ग्रुप थिंक, है ना, जिसमें कि रियलिस्टिक जो आपके व्यूज़ हैं वो ओवरराइड हो जाते हैं बाय दी मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियंस, जो, तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है, तो डी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। इसके बाद अनडिजायरेबल कॉम्प्रोमाइज में हैपन, अगेन दिस इज द डिसएडवांटेज नॉट द एडवांटेज, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, सिस्टम अप्रोच क्या होती है, इसमें सीधा लिखा गया था फीडबैक इज नॉट द की टू कंट्रोल द सिस्टम, मतलब बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है ना, तो डी तो बिल्कुल ही हटा ही दो आप यहाँ से, राइट। ईच सिस्टम इंटरैक्ट विद इट्स एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, सी जहाँ भी है वो हो जाएगा। अब ए देख लो, इंटरलेटेड सेट ऑफ एलिमेंट्स, सही बात है, तो ए बी सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो इसमें मतलब बिल्कुल मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते थे, अगेन कॉमन सेंस, इंटेलिजेंट गेस से आप निकाल सकते थे, है ना। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कैसे होता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसका क्वेश्चन था, अगेन इंटेलिजेंट गेस से। वेजेस क्या होती है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है ना, इनके लिए मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगेन दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। अब हेनरी फ्यूल ने कौन कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, क्लास में से क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे क्यू भी लिखा था, है ना, कि ये पूछा जा सकता है। कौन सी बॉडीज़ कहाँ बनी, अगेन क्लास में बताया गया था। अगर एक भी पता होता कि साइट अप्रेजल कमेटी फैक्ट्री एक्ट में थी, तो साइट अप्रेजल कमेटी कहाँ थी, फैक्ट्री एक्ट में, फैक्ट्री एक्ट कहाँ है, डी का सेकंड सिर्फ एक में ही था, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। मतलब बहुत सारी चीज़, हार्ड एचआरएम, सॉफ्ट एचआरएम, ये मैंने क्लास में नहीं करवाया था, है ना। अब इसको आप बोल सकते हो कि ये क्लास में नहीं हुआ, अब यही कुछ चीज़ें हैं जो कि हम फिर भी देखेंगे। और एक और चीज़ मैंने पहले भी कहा था कि 100 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो पहली बार आप देखोगे, तो हमें उनके पीछे नहीं भागना है। जो 100 में से 90 क्वेश्चन जो कि हम गेस लगा सके, जिनके बारे में हम एंटिसिपेट कर सके कि जो पूछे जाएंगे, उनके पीछे हमें भागना है, राइट, क्लियर। तो अगेन इवोल्यूशन से क्वेश्चन था, अब इसमें भी आप डायरेक्टली कर सकते थे, है ना। आपको पता है 6 सिग्मा सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो जो कि सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ये तो वैसे ही हट गया, है ना। उसके बाद आपके पास आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसके पहले थोड़ा रिसेंट है, तो ई और सी यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपका टाइम एंड मोशन स्टडी, ये साइंटिफिक स्टडी से था, 1911 के आसपास की कहानी है ये, है ना। मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी, अगेन मैंने क्लास में याद करवाया था, 43। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 1954 ड्रकर ने कॉन्सेप्ट दिया था। इनफॉर्मल, ये 1930s की बात है ना। तो इसमें आपके पास जो है वो सबसे पहले कौन होना चाहिए, और ये इसकी भी 70s 80s की बात है आई थिंक, 6 सिग्मा की, है ना। तो सी सबसे बाद में आएगा, फिर ई आएगा, देन वी विल हैव ए,
नो सॉरी, देन वी विल हैव डी, दैट इज नीड हायरार्की थ्योरी 1943, है ना। फिर हमारे पास ए आ जाएगा, जो भी ए है, और फिर हमारे पास बी आ जाएगा, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। ये अलग अलग प्लेसेस पर डिस्कस किया गया था, है ना। फिर ये एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, अगर आप क्लास में से क्वेश्चन था, है ना। अब इसमें से कौन सा जो है वो मिसमैच है, इनकन्सिस्टेंट है, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया, ये 1975 की बात आई है ना। तो ये देखो क्लास में करवाया गया था 1975, है ना। अब ये एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कंप्लीट नहीं करवाया था क्लास में, है ना। मैंने इसलिए नहीं करवाया था, मैंने कहा था कि ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि इस बार उन्होंने 2-3 एक्ट ऐसे पकड़े हैं जहाँ से जो कि बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते हैं एक्ट, और उनमें से भी जो है वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो यही हम आगे आने वाली क्लासेस में उनको भी इंक्लूड करेंगे, है ना। तो इसलिए जो है वो, वैसे ऑल दो मैंने क्लास में करवाया था, बट इससे आप पूरा आंसर सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो इसलिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने क्लास में नहीं करवाया था, राइट। फिर हॉफस्टाडे मैंने आपको क्लास में याद करवाया था, है ना, कि कैसे किस तरह जो है वो कितने डायमेंशंस होते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना, कि ये 6 डायमेंशन होते हैं, इसमें से ये डायमेंशन नहीं होता है, तो बस यही से आपको एलिमिनेट करना था। पूछा गया था कि कौन सा डायमेंशन नहीं होता हॉफस्टाडे कल्चर का, है ना। कौन सी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी, अगेन क्लास में बताया गया था, पूरा एक टेबल बनाया था मैंने, देखो, है ना। तो अगर जिसने भी क्लासेस लिए हैं वो तो इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता है। मिनिमम वेज एक्ट में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कितने इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, अगेन मैंने हाईलाइट किया था 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यही आपको बताना था 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट, है ना। एवरी क्लास स्ट्रगल इज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल, बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना। गला चीख 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 के मैं बताया था कि क्लास स्ट्रगल कौन सा बताता है, कार्ल मार्क्स बताता है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्लास में से क्वेश्चन था, राइट। अब अगेन चाहे एक्सेप्टेड हो चाहे कैसे भी एस्टेब्लिशमेंट हो, ये इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड में जो एडमिनिस्टर करता है फंड को, वो कौन करता है, बताओ जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करता है, राइट। एडवाइजरी बोर्ड, है ना, का काम क्या है, तो मैंने क्लास में देखो हाईलाइट भी किया था, अंडरलाइन भी किया था, तो कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ कमेटी एंड सब कमेटी, कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ कमेटी एंड सब कमेटी, डायरेक्ट क्वेश्चन था। मतलब बहुत सारे ये क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि क्लास में नहीं करवाया गया था, है ना। टिल नाउ यू कैन सी 4 और 5 क्वेश्चन आर दियर जो कि मैंने अभी तक क्लास में नहीं करवाए थे। इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि डायरेक्ट कॉम्पनसेशन का नहीं है, अगेन ये देखो मैंने क्लास में ये बताया था कि डायरेक्ट कॉम्पनसेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है ना। तो ये डायरेक्ट होती है, ये इनडायरेक्ट होती है, हर एक चीज़ क्लास में करवाई थी मैंने, है ना। और मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कंपोनेंट ऑफ क्वेश्चन, मैंने क्यू भी लगाया था यहाँ पे। ओके, सो इनमें से जो है वो क्या है, ये भी क्लास में से क्वेश्चन था, है ना। तो बोलने का मतलब ये है, ये भी क्लास में से क्वेश्चन था। पे ग्रेड क्या होते हैं, है ना। लॉक आउट का मतलब क्या है, अगेन क्लास में से क्वेश्चन था। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कोड ऑफ डिसिप्लिन में मैंने हाईलाइट भी किया था, ये जो हाईलाइट किया है ये क्लास के, है ना, ये क्लास में ही किया था। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये स्टेटमेंट किसने कही थी, अगेन देखो, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, मैरी पार्कर फॉलेट, क्लास में से क्वेश्चन है ना। इसमें से कौन सा जो है वो इंट्राम्यूरल एमिनिटी नहीं है, अगेन क्लास में से क्वेश्चन है। कौन सी क्या स्ट्राइक होती है, अगेन क्लास में से क्वेश्चन है ना। ऐसी कौन सी वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, है ना, इनको सीक्वेंस में लगाओ, अगेन क्लास में से क्वेश्चन है। मैंने ये देखो ऑर्डर भी बताया था, WFFFCSC और W, याद किस तरह रखना है, अगेन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द क्लास। तो खैर ये कुछ क्वेश्चन थे, है ना, जो कि आपको क्लास में मैक्सिमम बताए गए थे, है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, ये सभी क्वेश्चंस की जो है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ HR डिमांड फॉरकास्टिंग, अगेन ये क्लास नोट्स में से बताया गया था। HR डिमांड फॉरकास्ट में कितने मेथड्स हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन किए थे यहाँ पे, और यहीं में से पूछ लिया गया था कि कौन सा मेथड नहीं है, तो जो यहाँ पे है उसके अलावा जो बचेगा वो नहीं है ना। तो यही जो है वो आपको यहाँ पे देखना है। खैर बोलने का मतलब इन दी एंड ये है, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड, दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम, है ना। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे, ऑल्दो आई हैव, है ना, क्लास में मैंने करवाए थे इनडायरेक्टली। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप बिल्कुल कॉमन सेंस से यूज़ कर सकते थे, कोई मैनेजमेंट किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। इंटेलिजेंट गेस वाले 3 क्वेश्चन थे, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो कि सिंपल मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर आपको नॉलेज है ना, तो वो कितने क्वेश्चन थे, 6। ऐसे क्वेश्चन जो कि मैंने डायरेक्टली क्लास में नहीं करवाए हैं, डायरेक्टली नहीं आपको मिलेंगे, ऑल्दो डिफरेंट प्लेसेस पे मैंने जो है वो उनको कहीं ना कहीं टच किया है ना। तो वो 10 क्वेश्चंस थे, और ऐसे जो कि बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो 66 थे। तो अगर मैं कहूँ कि क्लास में से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, देन इट इज़ 80 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस, है ना। एज आई टोल्ड यू कि 10 क्वेश्चन जो है वो RC के होते हैं इन द पेपर 2, तो 90 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चन जो है वो आपको क्लासेस में से पूछे गए थे। 66 + 6 + 3 + 5, और ये 10 क्वेश्चन जो कि अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, इन 10 में से भी 5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि
मैंने नहीं करवाए थे, और 5 जो है वो आपको कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे मिल जाएंगे कनेक्ट करके। सो द पॉइंट हेयर इज नो इम्पॉर्टेंट थिंग, इस बार जो नया मैं चीज़, जैसे कि मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ क्लासेस लेने के बावजूद भी, मैंने एनालाइज किया कि प्रॉब्लम उनके ही एंड से थी, क्योंकि अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होती तो ऐसे स्टूडेंट जिनका बहुत अच्छा पेपर हुआ, ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने 1.5 मंथ्स क्लासेस ली और उनका बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, उन्होंने 90 क्वेश्चंस में से 60+ क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका मतलब डेडिकेशन की कमी आपके एंड से रही। वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपको नई चीज़ें समझ में आई या फिर आपने उन चीज़ों को किस तरह याद करना है, किस तरह पढ़ना है, वो आप नहीं ग्रास्प कर पाए, है ना। ऑल्दो मैं चीज़ों को बीच बीच में कहता रहता हूँ कि इस तरह पढ़ो, इस तरह करो, है ना। मॉक क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे दिए आपको। नया फीचर इसी वजह से जो मैंने सोल्यूशन निकाला कि 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग में करूँगा आपको। वीकेंड में कुछ स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं, है ना, उनके टच में रहूँगा, उनको रेगुलरली गाइड करूँगा, है ना, काउंसिल करूँगा, मेंटर करूँगा, सो दैट कि उनका भी रिजल्ट जो है वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह आए, है ना। एंड इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। देर इज़ अ ऐप विद द नेम अनस्टॉपेबल एजुकेशन, ये लोगो है अनस्टॉपेबल एजुकेशन, है ना, जो कि एक यूट्यूब चैनल का नाम है। उसी चैनल के नाम से जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर पे जो है वो इस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। इसके लिए जो फीस रहेगी वो 4999 रहेगी, है ना। और इसमें आपको हर एक चीज़, सिलेबस पूरा मिलेगा, रिकॉर्डेड लाइव सेशंस, PYQ एनालिसिस, मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस, मेंटरिंग, दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको खुद से कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, है ना। और जिसको भी लगता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको मेंटरिंग की ज़रूरत है, वो डेफिनेटली जो है वो यहाँ आके हम इकट्ठे तैयारी इसको कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।